दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपका कभी न कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ पाला जरूर पड़ा होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डाले तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखे तो टाटा मोटर्स, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। फैक्ट्री से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। दोस्तों, पूरे भारत में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनीज ऐसी है जो टाटा ग्रुप के अंडर आती है। अब आप सब तो यही सोचते होंगे कि सारी कामयाबी के पीछे रतन टाटा की हिम्मत और उन्हीं का हाथ है। हाँ, उनका हाथ तो जरूर है, लेकिन आज जो आप टाटा एम्पायर देख रहे हैं, इसकी कामयाबी की घड़ियां 150 साल पुरानी है। तो आइए जानते हैं कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक इंटरनेशनल पावर हाउस। तो टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 150 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद ही मैनेज करता है। दोस्तों, 2024 के एस्टिमेट के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल पूरा 403 बिलियन डॉलर्स है, जो कि इंडियन करेंसी में 33,500 अरब रुपए होते हैं। और इन पैसों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान पर जितना भी कर्जा है वो एक नहीं बल्कि 2 बार उतारा जा सकता है, चाहे गाड़ियां हो या ज्वेलरी, चाय हो या नमक हो, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सर्विस तक टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में अपने पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने आज से करीब 156 साल पहले केवल 21,000 रुपयों से किया था। जमशेदजी अपने फादर के साथ कॉटन ट्रेडिंग का काम करते थे और 1868 में जब वो 29 साल के हुए तो उन्होंने अपनी कंपनी बना डाली, जिसमें वो ज्यादातर कॉटन एक्सपोर्ट किया करते थे। उस समय ये सारा काम वो बॉम्बे में करते थे, क्योंकि बॉम्बे को कॉटन मार्केट का पाप माना जाता था और उनका ताल्लुक भी तो बॉम्बे से ही था। खैर दोस्तों, जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना बेहद जरूरी है। अपना यही मिशन लिए वो काम करते गए। उस समय सिल्क को बेहद प्रीमियम कपड़ा माना जाता था और सबसे खास क्वालिटी का सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वर्म फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये देख जमशेद जी फ्रांस गई और फ्रेंच सिल्क वर्म की ब्रीड को भारत लेकर आई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हुई, वो ये कि इन सिल्क वर्म्स के सर्वाइवल के लिए यूरोप जैसा क्लाइमेट चाहिए था और इंडिया में इन वर्म्स का बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा इन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फार्म एस्टेब्लिश करा, जहाँ का क्लाइमेट इन सिल्क वर्म्स के लिए काफी बेहतर था। और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है और इस सबका क्रेडिट तो टाटा को ही जाता है। 1904 में जमशेद जी की डेथ हुई और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को काम संभालना पड़ा। उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये पूरे एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी एस्टेब्लिश की गई, जहां नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी। उस वक्त साइंस क्योंकि पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप भारत को किसी भी सूरत में पीछे नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की बुनियाद रखी। इसी इंस्टीट्यूट से भारत का पहला कंप्यूटर और एयरक्राफ्ट भी बना। दोस्तों, अब अगर आपको टाटा ग्रुप पे जरा सा भी प्राउड हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वी लव टाटा लिखें। यहाँ दोराबजी टाटा की भी कहानी खत्म हुई और 1932 में इनकी डेथ हुई, लेकिन अपनी जिंदगी के 28 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, साइंस और कई बाकी चीजों से भी नवाजा। दोराबजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारियां उनके फैमिली मेंबर JRD टाटा ने संभाली। JRD टाटा एविएशन में मास्टर थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो भारत को अपने एयरलाइंस देंगे। JRD टाटा ने एयरलाइन इंडिया की बुनियाद रखी, जो भारत के लिए किसी इनकलाब से कम नहीं थी। फिर भारत को आजादी मिलने के बाद इनकी कई सारी कंपनियां तो इंडियन गारमेंट के अंडर आ गई। इसके बाद JRD टाटा ने ट्रांसपोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने ट्रक्स और इंजन्स बनाने शुरू किए, जिसे आज हम सभी टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स मोटर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है।
अब समय गुजरने के साथ तो ये बूढ़े हो गए। अब समय गुजरने के साथ साथ इनको महसूस हुआ अब काम कोई और संभाल सकता है। बिजनेस की कमांड संभालने के लिए उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को यूएस से इंडिया बुलाया। ये फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। दिन गुजरते गए और साल बीतते गए। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज तरक्की करती गई। अब रतन टाटा मॉडर्न टाइम के थे, इसलिए वो हर काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बनते ही उन्होंने देखा कि हम कार्स और ट्रक्स तो बना ही रहे हैं, लेकिन आज भी कोई ऐसी कार नहीं है जो पूरी की पूरी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हो, यानी कोई ना कोई पार्ट तो फॉरेन से इंपोर्ट करना ही पड़ता है। इसे देखकर टाटा मोटर्स ने एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 1998 में भारत की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया, जो पूरी की पूरी भारत में ही मैन्युफैक्चर हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जर्नी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।